एपिसोड 8। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पिया के साथ छुपन छुपाई खेलते हुए सोनी शान को ही गलती से पकड़ लेती है। शान पहले से ही किसी बात से गुस्से में रहता है तो वो सोनी और पिया दोनों को डांट लगा देता है, जिससे पिया काफी डर सी जाती है। शान के जाने के बाद सोनी पिया को उदास देख उसके साथ फिर से खेलने लगती है। तभी मेनका भी पिया के लिए कुछ स्पेशल नाश्ता लेके आ जाती है, पर पिया साफ मना कर देती है खाने के लिए, जिससे मेनका को बुरा भी लगता है। पिया सोनी को लेके रसोई आ जाती है क्योंकि पिया को सिर्फ सोनी के हाथों का बना खाना था। मेनका को ये सब देख बहुत गुस्सा आता है और वो सोनी से बदला लेने की सोचने लगती है। कहानी अब आगे। सोनी पिया को अच्छे से खाना खिला देती है और वो अपने कामों में लग जाती है। इधर हॉल में बहुत देर से किसी का कॉल आ रहा होता है। उस फोन की घंटी सोनी को भी सुनाई देती है। काफी देर तक कोई रिस्पांस नहीं देता है तो सोनी ही वो फोन उठाने चली जाती है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है, उधर से कोई आदमी बोलता है कि शान का एक्सीडेंट हो गया है और वो यहाँ बीच सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ है। ये सुन तो सोनी के जैसे होश ही खो जाता है। उसे ये समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, किसको वो क्या बोले। एक बार को तो वो सोचती है अभी तो कोई है ही नहीं मुझे रोकने के लिए, यही अच्छा मौका है भागने का, भाग जाती हूँ और फिर नैना को ढूंढ लूंगी। कुछ ही देर में सोनी फिर बोलती है, नहीं नहीं शान, चाहे जैसा भी हो पर मैं उसके जैसे नहीं बन सकती हूँ। मुझ में इंसानियत है, मैंने अरुणा माँ को अपनी माँ माना है। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ। बाद में चाहे जो हो, अभी मुझे उस शान की मदद करनी होगी। ये बोल वो घर में किसी और को ढूंढने लगती है बताने के लिए, पर घर में अरुणा माँ और पिया को छोड़ के कोई भी नहीं था, इसलिए वो अरुणा माँ को झूठ बोल बाहर चली गई और उस आदमी के बताए गए एड्रेस पर चली गई। वहां पहुंच सोनी सिर्फ सड़क पर खून खून देखती है और उसे कोई भी वहां नहीं देख रहा था। वो काफी घबरा गई थी। वो इधर उधर भाग भाग कर शान को ढूंढने लगती है। उसे इतना परेशान देख एक आदमी उसके पास आके कहता है, क्या आप शान को ढूंढ रही है? हाँ, अभी यहीं से किसी ने कॉल किया था और बताया कि शान का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए यहाँ। तो वो कहीं नहीं दिख रहा है। कहाँ है शान? वो आदमी सोनी को बोलता है, हाँ मैंने ही आपको कॉल किया था। शान को अभी कुछ लोग हॉस्पिटल ले गए हैं। बहुत खराब हालत है उनकी, पता नहीं कैसे पर बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था वो, भगवान करे कुछ ना हो। सोनी घबराए हुई सी उस आदमी को बोलती है, किस हॉस्पिटल में गए हैं वो लोग, बताइए जल्दी से। वो आदमी बोलता है, हाँ वो लोग यहीं के एम्स हॉस्पिटल गए हैं। और वो आदमी चले जाता है। सोनी भी उसको धन्यवाद बोल ऑटो ढूंढने लगती है, पर सड़क काफी सुनसान रहता है जिस कारण उसे कोई भी ऑटो नहीं मिल पाता है और वो वैसे ही भागी भागी पैदल ही जाने लगती है। सोनी ने जल्दी जल्दी में चप्पल भी पहनना भूल गई थी, जिस कारण उसे सड़क पे फैले कंकर भी चुभ रहे थे, पर उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। एक कंकर तो उसके पैर में भी चुभ गया, जिससे उसके पैरों से खून भी जाने लगा था। पर सोनी अभी बिल्कुल भी आराम करना नहीं चाहती थी। वो बस शान को देखना चाहती थी और उसे सही सलामत घर लाना चाहती थी, जिसके लिए वो बस भागी जा रही थी। तभी सोनी को एक ऑटो दिखाई देता है और वो उसे रोक के बोलती है, भैया एम्स हॉस्पिटल चलिएगा, बहुत अर्जेंट है, जल्दी पहुंचना है वहां, प्लीज भैया। ऑटो वाला सोनी को काफी परेशान देख बोलता है, हाँ हाँ आइए ना बैठे। सोनी जल्दी से ऑटो में बैठ जाती है और बोलती है, चलिए भैया। कुछ ही देर में ऑटो एम्स हॉस्पिटल के बाहर आके लग जाता है और बोलता है, लीजिए आ गया। सोनी जल्दी से उतरती है, पर उसके पास ऑटो वाले को देने के लिए कोई किराया नहीं होता है, जिससे सोनी काफी परेशान हो जाती है और अपने कानों में पहने झुमके खोलकर उनको देने लगती है और बोलती है, भैया अभी पैसे नहीं है मेरे पास, वो मैं जल्दी में थी तो बस घर पर ही भूल गई, लीजिए आप ये रख लीजिए। और वो झुमके देने लगती है। ऑटो वाला सोनी से झुमका लेने से मना कर देता है और बोलता है, मैं समझाता हूँ, आप रहने दीजिए, आप जाए अंदर, इतने से किराए से क्या होता है, इंसानियत भी कोई चीज है। सोनी ऑटो वाले भैया की बात सुनकर बोलती है, धन्यवाद भैया, और जल्दी से अंदर आ जाती है। अंदर आके सोनी तुरंत काउंटर पर जाके शान के लिए इंफॉर्मेशन लेने लगती है। काउंटर पर बैठी एक नर्स सोनी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने को बोलती है। सोनी भागी भागी ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर देखती है शान का ऑपरेशन चल रहा है। वो दरवाजे पर लगे शीशे की मदद से अंदर झांक के देखती है तो उसे शान बिल्कुल बेहोश सा दिखता है और डॉक्टर सब उसे चारों ओर से घेरे हुए उसके ऑपरेशन की तैयारी में लगे थे। सोनी शान का वैसा हालत देख बिल्कुल शौक हो जाती है और वही पास के रखे कुर्सी पर बैठ सोचने लगती है, आखिर वो क्या करे, किसे बताए कि शान यहाँ हॉस्पिटल में है। कुछ देर बाद सोनी काउंटर पर से कॉल करने की सोच वहां पहुंच जाती है और नर्स से फोन मांग प्रशांत यादव को फोन लगाने का सोचती है, जो कि शान के पापा थे। ये सोच सोनी उनको कॉल लगाती है, पर प्रशांत यादव एक बार में कॉल रिसीव नहीं करता है। सोनी उन्हें फिर से ट्राई करती है। जैसे ही प्रशांत यादव कॉल रिसीव करता है, सोनी तुरंत उन्हें शान के एक्सीडेंट के बारे में बता देती है और जल्दी से एम्स हॉस्पिटल भी आने के लिए बोल देती है।
शान का एक्सीडेंट का सुन प्रशांत यादव सब कुछ भूल के सोनी के बताए गए हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वहां उसे सोनी दिखती है। प्रशांत यादव सोनी को देख बोलते हैं, ये सब कैसे हुआ? शान का एक्सीडेंट ये कैसे हुआ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने किया है मेरे बेटे का एक्सीडेंट? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोल प्रशांत यादव अपने कुछ गुंडे को बोलता है कि पता करे कि आखिर शान का एक्सीडेंट किसने करवाया है। सोनी ये सब बस सुनती रहती है। कुछ देर में ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स जल्दी में बाहर आती है और कोई इंजेक्शन लेने जाती है, पर सोनी उसे भी है में रोक के पूछती है, अब कैसे है शान? वो नर्स बोलती है, अभी कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर देख रहे हैं, उनका खून काफी निकल गया है तो अभी कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल मुझे इंजेक्शन लेने जाना है। और वो चली जाती है। सोनी नर्स से ये सुन कि शान का तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल के पास बने मंदिर में चली जाती है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और बोलती है, प्लीज भगवान शान को ठीक कर दो, वो चाहे जैसा भी हो, पर अरुणामा उससे बहुत प्यार करती है। अगर उसे कुछ हो गया तो अरुणामा भी नहीं रह पाएगी। भगवान पहले ही मैंने एक माँ खो दिया है, प्लीज भगवान मुझसे मेरी ये माँ मत छीनो, शान को ठीक कर दो, उसने चाहे जैसा भी मेरे साथ बर्ताव किया है, पर मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो। हाँ, वो मुझे पसंद नहीं था, पर भगवान घर वालों की उसमें जान बसती है, प्लीज भगवान ठीक कर दो उसे। सोनी यही प्रार्थना कर रही थी। बगल में खड़ी एक महिला ने कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो तुम? क्या हुआ, पति बीमार है तुम्हारा? तुम परेशान मत हो, तुम माँ के दर में आए हो और माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती है। माँ सब ठीक कर देगी। अभी हम सब सुहागन माँ की पूजा करने ही जा रही है ताकि हमारे पति की आयु लंबी हो, अगर तुम भी करना चाहो तो। सोनी झट से खड़ी हो जाती है और बोलती है, हाँ हाँ आंटी, कौन सा पूजा है, मैं भी करूंगी, आप बताइए ना, अगर इससे माँ खुश होंगी और शान का तबीयत ठीक होगा तो मैं ये जरूर करूंगी। इस पर वो महिलाएं बोलती है, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पति, बस ये पूजा पूरे नियम और दिल से करो, माँ जरूर अपने भक्तों की दिल की पुकार सुनेंगी। सोनी भी उन सभी महिलाओं के साथ चली जाती है पूजा करने। वो भी अच्छे से तैयार हो जाती है। सभी महिलाएं एक दूसरे के माथे पर सिंदूर लगा देते हैं। एक महिला सोनी को भी सिंदूर लगाने आती है तो सोनी को शान के द्वारा जबरदस्ती से लगाए गए सिंदूर की याद आने लगती है कि कैसे उसने उससे जबरदस्ती से शादी की थी, पर फिर भी वो ये सब भूलकर शान की सलामती की दुआ मांग रही थी। सोनी सभी महिलाओं के साथ मंदिर के प्रांगण में पंडित जी से कथा सुनने बैठ जाती है। कथा सुनने के बाद पंडित जी सभी को मंदिर की 108 बार परिक्रमा करने को कहते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही कठिन परिक्रमा है, इसमें आपके हाथ में दीपक जलते रहेगा, जिसने भी ये परिक्रमा पूरी कर ली उनके पति की आयु लंबी तो होंगी ही, साथ में उन पति पत्नी का रिश्ता भी 7 जन्मों के लिए बंध जाएगा। ये परिक्रमा सच में बहुत ही कठिन थी, जो सबके करने की बात नहीं थी। कुछ महिलाएं तो माता रानी से क्षमा की प्रार्थना कर अपनी पूजा वहीं पर छोड़ दी, पर सोनी अपनी पूजा को पूरा करना चाहती थी और चाहे जो हो जाए वो शान को बचा के रहेगी, उसने ये बात ठान ली थी। सोनी ने माता रानी से आशीर्वाद ले अपने हाथ पर जलते हुए दीपक ले अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। ये परिक्रमा करते हुए सोनी को शान के द्वारा की हुई सारी बातें याद आते रहती है। सोनी अपनी परिक्रमा शुरू तो कर दी थी, पर यह परिक्रमा बहुत ही कठिन था और अकेले सोनी ने इसे करने की ठान ली थी। वो पूरे दिल से माता रानी को खुश करने के लिए अपनी परिक्रमा करते जी रही थी। एक तो सोनी को पहले ही पैर में हॉस्पिटल आते हुए कंकर चुभ गए थे, जिससे उसे सही से चला भी नहीं जा रहा था और ऊपर से ये परिक्रमा सोनी के पैरों को और तकलीफें दे रही थी। उसके पैरों से खून निकलने लगते हैं, जिसे देख कुछ महिलाएं बोलती है कि बेटा आपके पैर तो जख्मी हो गए हैं, आप माता रानी से क्षमा मांग लो और अपनी पूजा को यहीं पर समाप्त कर दो। पर सोनी किसी की भी नहीं सुनती है और अपने परिक्रमा को पूरे करने में लगी रहती है। इधर दूसरे साइड सारे डॉक्टर मिलकर शान का ऑपरेशन करने में लगे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शान की तबीयत काफी नाजुक हो चुकी थी। उसके सर से काफी खून भी निकल गया था, जिससे वो कोमा में चले गया था। अब कोमा में ऑपरेशन करने से सभी डॉक्टर डर रहे थे कि कुछ हो ना जाए, फिर भी वो कोशिश करते हैं और शान का ऑपरेशन कर देते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही प्रशांत यादव उससे पूछता है कि शान कैसा है, तो डॉक्टर कुछ जवाब नहीं देता है और कहता है कि अभी तो हमने ऑपरेशन कर दी है, पर 24 घंटे के बाद ही कुछ बता सकते हैं। और वो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। प्रशांत यादव वही एक लाचार पिता से बैठे रह जाते हैं। सोनी अपने सच्चे दिल से माता रानी को खुश करने में लगी थी। उसके पैरों से खून बहे जा रहा था, पर उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस शान की सलामती चाहती थी। परिक्रमा के बीच में सोनी को चक्कर भी आने लगा है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं होता है, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ घंटों में सोनी ने अपनी परिक्रमा पूरी कर ली, लेकिन परिक्रमा के अंत में उसे चक्कर आ गया और वो नीचे गिर गई। एक औरत ने उसे संभालते हुए उसके मुंह पर पानी मारा, जिससे सोनी को होश आया।
सोनी होश में आते ही पूछती है, मेरा व्रत पूरा हुआ? वो काफी घबराई सी थी। पंडित जी ने सोनी को बोला, बेटा आपकी परिक्रमा पूरी हो गई है, माता रानी अब तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर देंगी। और सोनी के हाथों में प्रसाद और मन्नत का रोली उसके हाथों में रख देता है। सोनी वो लेके वापस हॉस्पिटल आ जाती है, जहां प्रशांत यादव लाचार से बैठे हुए थे। सोनी आते ही उनसे पूछती है कि कैसा है शान अब? प्रशांत यादव पहले से ही उदास रहते हैं, तो वो सोनी को कुछ नहीं बताता है, बस बैठा रहता है। सोनी डॉक्टर से जाके शान की तबीयत का पूछती है, तो डॉक्टर बोलते हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जब तक शान को होश नहीं आता है कुछ बता पाना मुश्किल है। मतलब क्या है आपका डॉक्टर? आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा डॉक्टर साहब? सोनी की हालत देख डॉक्टर बोलते हैं, संभालिए खुद को, हमने ऑपरेशन कर दिया है। आई होप सब ठीक हो, ये बोल डॉक्टर चले जाते हैं। सोनी भी शान को बाहर से बस देख पाती है। फिर सोनी प्रशांत यादव के पास जाकर कहती है, आप परेशान मत होइए अंकल जी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने माता रानी से शान के लिए प्रार्थना की है, और ये देखिए शान के लिए मन्नत का धागा भी लाया है। मैं इसे शान को बांध देती हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रशांत यादव सोनी को कुछ बोल पाते तभी उनके द्वारा भेजे गए गुंडे आ जाते हैं। प्रशांत यादव उन्हें देख बोलते हैं, क्या हुआ, कुछ पता लगा किसने मारा है शान को? सभी का सर नीचे ही झुका रहता है और बोलते हैं, नहीं मालिक, अभी तक तो नहीं पता लगा है कि आखिर किसने शान बाबू को मारा है। प्रशांत यादव गुस्से में सबको डांट के बोलते हैं, तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं होता है, दूर हो जाओ मेरे आंखों से। सारे गुंडों में एक अमित भी था, वो प्रशांत यादव के पास आके कहता है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए मालिक, मैं अब जब तक शान बाबू के गुंडों को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं आपको अपना ये चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये बोल अमित सभी गुंडों को बोलता है, चलो रे, और सारे चले जाते हैं अमित के साथ। सोनी ये सब बस देखती रहती है और सोचती है, कब सुधरेंगे ये लोग, इनका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है और ये अभी भी वही मारपीट में लगे हैं। सोनी चुपके से शान के कमरे में चली जाती है और शान के पास बैठ के बोलती है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैंने तुम्हारे लिए मन्नत भी मांगा है और ये देखो धागा भी लाया है, इसे मैं तुम्हें बांध दूंगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हें पता है शान, अंकल बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, और तो और अरुणा माँ को तो ये पता भी नहीं है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हो। अंकल भी उन्हें कुछ नहीं बता रहे हैं, और सही भी है, वैसे कैसे बताए उनको, वो खुद बीमार रहती है। तुम्हारे बारे में सुनेंगी तो वो और बीमार हो जाएंगी। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर घर चलेंगे हम लोग। ये धागा मैं तुम्हें बांध देती हूँ, अब जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। ये बोल सोनी मन्नत का धागा शान को बांध देती है। शान वैसे ही बेहोश रहता है। शान को वैसे देख सोनी फिर बोलती है, तुम्हें तो लगता होगा ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मैं क्यों तुम्हारी इतनी फिक्र कर रही हूँ, जबकि तुमने तो मेरे साथ इतना गलत किया है। पर पता है, मुझे भी ये पता नहीं है कि आखिर में मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ, शायद अरुणा माँ के लिए। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है डॉक्टर बोल रहे हैं अगर तुमने 24 घंटे में कोई एक्टिविटी नहीं की तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। शान, चाहे हम दोनों के बीच जैसा भी रिश्ता हो, पर तुम्हें अरुणा माँ के लिए, अंकल के लिए, मेनका दीदी के लिए और पिया के लिए तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। सोनी यही सब बातें कर रही थी कि शान का हाथ अचानक से हिलता है, जिसे सोनी महसूस करती है, और वो जोर जोर से डॉक्टर को चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं और सोनी को देखकर बोलते हैं, आप अंदर में क्या कर रही है, आपको मैंने मना किया है न अंदर आने से। ये पेशेंट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अभी आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। प्रशांत यादव भी सोनी की आवाज सुन अंदर आ गए थे। डॉक्टर की बातें सुन वो सोनी को बहुत ही गुस्से में बोले, अंदर क्यों आए तुम, जब डॉक्टर ने मना किया है तो जाओ जल्दी बाहर। वो मैं तो ये मन्नत का धागा बांधने आई थी। वैसे डॉक्टर शान ने अभी अपना हाथ हिलाया था, उसने मेरी बातें भी सुनी थी। सोनी की बात सुनते ही डॉक्टर हैरान हो बोले, क्या शान ने कुछ हरकत की? हाँ डॉक्टर साहब, अभी अभी उनसे अपना ये हाथ हिलाया था। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग बाहर जाए, हम चेकअप करके देखते हैं सब नॉर्मल है ना। डॉक्टर के कहने के बाद भी सोनी वही खड़ी रहती है, जिसे देख प्रशांत यादव उससे बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने बाहर जाने को बोला है, चलो बाहर, अब उनको देखने दो शान को। सोनी कुछ बोले बिना ही बाहर आ जाती है और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में डॉक्टर भी शान का चेकअप कर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देख शान के पापा बोलते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब, शान कैसा है अब? ये तो चमत्कार हो गया प्रशांत साहब, शान अब खतरे से बाहर है, अब उसे हम कुछ घंटे आईसीयू में रखेंगे, फिर उसे किसी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, कुछ दिनों में आप उसे घर भी ले जा सकते हैं। सभी ये सुन खुश हो जाते हैं। तभी प्रशांत यादव बोलते हैं, डॉक्टर साहब क्या मैं शान से मिल सकता हूँ? हाँ पर अभी नहीं, अभी हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमें उनकी कंडीशन और अच्छे से पता लग पाए, फिर आप लोग उनसे मिल लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। इधर सोनी शान को बाहर से देख के बोलती है,
आज भगवान ने मेरी सुन ली, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे शान, और वो भगवान को धन्यवाद करने चली जाती है। कुछ घंटों में शान को आईसीयू से फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब उसे होश भी आ जाता है। उसके होश आते ही प्रशांत यादव उसके पास जाते हैं। पापा को देख शान बोलने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपको आराम की जरूरत है, अभी आप ज्यादा बातें मत कीजिए, अभी आपके अंदर बहुत कमजोरी है, और प्रशांत साहब आप भी कोशिश कीजिए कि शान ज्यादा बातें ना करें। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। शान को देख प्रशांत जी बोलते हैं, अभी कुछ मत बोल बेटा, अभी तू बिल्कुल ठीक हो जा, फिर हम लोग मिलके उन लोगों को बताएंगे कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। अभी तू बस आराम कर और जल्दी ठीक हो जा। तू जानता है तेरी माँ भी परेशान होंगी, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया है, उनका भी तबीयत खराब ही रहता है। अगर वो ये सब जानती तो और घबरा जाती। अब तू ठीक हो जा, तब उनको बता देंगे। शान अपने आंखों के इशारे से अपने पापा को बोलता है, ठीक है पापा। प्रशांत यादव को फिर डॉक्टर कुछ कागजों पे सिग्नेचर लेने के लिए बुला लेते हैं। तभी सोनी शान के कमरे के अंदर आती है और शान को देख खुश हो जाती है। शान उसे देख बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनी उसके मुंह पर हाथ रख के बोलती है, अभी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है, एक बार ठीक हो जाओ फिर मैं सब बता दूंगी, और फिर तुम्हें जितना डांटना हो डांट लेना। फिर अपने हाथ को शान के मुंह पर से हटा लेती है। शान को अचानक से खांसी होने लगता है। सोनी तुरंत उसे पानी देती है और अच्छे से उसे पिला के उसका मुंह अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ देती है। सोनी को खुद के लिए इतना परेशान देख शान को बड़ा अजीब लगता है। शान के मुंह को पोंछते हुए सोनी शान के आंखों में देखने लगती है, शान भी उसके आंखों में खोसा जाता है। मौसम बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। कुछ देर में सोनी का ध्यान टूटता है और वो अपने आंखों को शान से चुराते हुए बोलती है, अब तुम आराम करो, कुछ चाहिए होगा तो बताना, मैं यहीं पे हूँ जब तक अंकल नहीं आ जाते हैं। और सोनी वही पास में बैठ जाती है। और शान को भी काफी कमजोरी रहता है, तो वो भी अपने आंखों को बंद करके सो जाता है। सोनी को बाहर प्रशांत यादव बुला के कहते हैं कि वो घर चली जाए, शान के पास वो रुक जाएंगे। पर प्रशांत यादव भी सुबह से काफी परेशान रहते हैं, जिसके कारण काफी थके रहते हैं। सोनी ये देख बोलती है, नहीं अंकल आप घर चले जाओ, वैसे भी अरुणा माँ अगर घर में आपको और शान को नहीं देखेंगी तो उन्हें काफी डर लगेगा। आप घर चले जाओ और शान के लिए बोल दीजिएगा कि वो कहीं बाहर गया हुआ है काम से। प्रशांत यादव को सोनी की ये बात भी सही लग रही थी। अरुणा जी सच में हम दोनों को घर में नहीं देखेगी तो परेशान होंगी, इसीलिए वो सोनी की ये बातें मान लेता है और उसे शान का ख्याल रखने के लिए बोल घर के लिए निकल जाता है। सोनी भी शान के पास ही उसका ध्यान रखने के लिए रुक जाती है। रात काफी हो जाता है, सोनी भी सुबह से थकी रहती है, तो उसका भी आंख लग जाता है और वो वही शान के बगल में उसके हाथ पर अपना सर रखकर सो जाती है। सुबह शान का जब नींद खुलता है तो सोनी को खुद के हाथ पर सोया देखता है। उसके फेस पर बार बार बाल आ रहा था, जैसे उसे सोने में दिक्कत हो रहा था, जिसे देख शान उसे हटाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज।